हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मॉर्गन के प्रयोग के बारे में। हम देखेंगे कि जो मॉर्गन थे या TH मॉर्गन थे, जिन्होंने जो फल मक्खी के ऊपर प्रयोग किए थे, फ्रूट फ्लाई के ऊपर जो प्रयोग किए थे, वो क्या थे, किस चीज़ को वो बता रहे थे और कैसे इस पूरी चीज़ों को उन्होंने समझाया है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत हम करेंगे TH मॉर्गन के प्रयोग से। तो सबसे पहले यदि हम देखें आज हम देखने वाले हैं TH मॉर्गन का प्रयोग। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसके बारे में आज हम बात करने वाले। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो TH मॉर्गन थे, उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पर किया था। जैसे हम बोलते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे वो मटर के पादप पर किए थे, इसी प्रकार से TH मॉर्गन ने जो अपने प्रयोग किए थे वो किए थे फल मक्खी पर, जिसे फ्रूट फ्लाई या जिसे कहा जाता है ड्रोसोफिला मेलेनागेस्टर, इस पर अपने प्रयोग किए थे। और किस चीज को वो साबित करना चाहते थे? जो मॉर्गन थे वो आपके वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रायोगिक क्या देना चाहते थे? प्रमाण देना चाहते थे, प्रयोग से उसको सिद्ध करना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि वास्तव में जो लक्षणों की वंशागति होती है वो गुणसूत्र के कारण ही होती है। तो हमें क्या क्या बात पता होनी चाहिए? पहली बात तो कि उन्होंने प्रयोग किस पर किए? इन्होंने प्रयोग किए फल मक्खी पर। फल मक्खी अर्थात फ्रूट फ्लाई पर इन्होंने अपने प्रयोग किए, जिसे कहा जाता है ड्रोसोफिला मेलेनागेस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनागेस्टर है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। सामान्य भाषा में उसे हम फल मक्खी, इंग्लिश में उसे फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। दूसरी बात, ये किस चीज को सिद्ध करना चाहते थे, कौन से सिद्धांत को सिद्ध करना चाहते थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो प्रयोग कर रहे थे वो कर रहे थे वंशागति के क्रोमोसोमीय सिद्धांत के उसके प्रायोगिक प्रमाण के लिए इन्होंने क्या किए हैं? अपने प्रयोग किए हैं। कई बार यह पूछा जाता है कि ये जो मॉर्गन थे, इन्होंने जो अपने प्रयोग किए ये फल मक्खी पर किए या हम बोले कि फ्रूट फ्लाई पर किए, लेकिन उन्होंने फ्रूट फ्लाई का चुनाव क्यों किया, फल मक्खी को क्यों चुना? इसके भी तो कारण होंगे। जैसे हम बोलते हैं कि मेंडल थे, उन्होंने मटर के पादप का चुनाव किया था, तो उसके कुछ कारण थे। इसी प्रकार से जो मॉर्गन थे उन्होंने फल मक्खी को चुना अपने प्रयोगों के लिए, तो इसके क्या कारण रहे होंगे? तो वो कारण हमें पता होने चाहिए। पहली बात आपको पता होनी चाहिए मॉर्गन द्वारा फल मक्खी के चुनाव के कारण
ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि फल मक्खी का चुनाव उन्होंने क्यों किया। तो देखो, सबसे पहला कारण तो ये था कि जो ये फल मक्खी होती है, जो फ्रूट फ्लाई होती है, इनको आसानी से जो हमारे कृत्रिम माध्यम होते हैं उनके ऊपर रखा जा सकता है। क्योंकि जब इनका अध्ययन करना पड़ेगा तो इनको हमें अध्ययन करने के लिए एक स्थान पर रखना पड़ेगा जहां पर इनको वैसी परिस्थितियां उपलब्ध करवाएं जिससे कि इनकी संतति उत्पन्न हो। तो इनको कृत्रिम माध्यमों के ऊपर इनको रखना क्या होता है, आसान होता है। पहला कारण चुनाव का ये था। तो पहला कारण तो क्या मानेंगे हमें कि फल मक्खी जो होती है, फल मक्खी को कृत्रिम माध्यमों पर रखना क्या है, आसान है। पहला कारण। दूसरा कारण कि जो ये फल मक्खी होती है, ये लगभग केवल 2 सप्ताह के अंतर्गत, लगभग 2 सप्ताह के अंतर्गत ही अपनी संतति पीढ़ी को क्या दे देती है, जन्म दे देती है। जिसके कारण से हम बहुत कम समय के अंतर्गत बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं, बहुत सारी संतति पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि मान लो हमें 1 महीने के अंतर्गत ही अध्ययन करना हो तो 2 सप्ताह में नई संतति पीढ़ी आ जाती है। तो इस कारण कम समय के अंतर्गत अधिक पीढ़ियों का अध्ययन करना क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। तो ये इसका क्या है, दूसरा कारण। दूसरा कारण है कि फल मक्खी लगभग 2 सप्ताह में नई संतति पीढ़ी को जन्म देती है। और इसका फायदा क्या है, इससे कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन संभव है। अधिक पीढ़ियों का अध्ययन संभव है। तो ये एक क्या था, कारण। तो 2 कारण आपको बता दिए कि पहला तो इनको कृत्रिम माध्यमों के ऊपर रखना आसान है, दूसरा कि नई संतति पीढ़ी है वो बहुत कम समय में जन्म ले लेती है, लगभग 2 सप्ताह के अंतर्गत। इसके कारण कम समय के अंतर्गत बहुत ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण सुनो। इसमें जो नर और मादा होते हैं, नर और जो मादा होती हैं, इनको आसानी से अलग अलग पहचाना जा सकता है। कैसे भाई? क्योंकि जो मादा मक्खी होती है वो आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। मादा मक्खी आकार में क्या होती है, बड़ी, जबकि नर मक्खी होती है वो आकार में क्या होती है, छोटी। तो इसमें लिंग विभेदन है वो आसानी से किया जा सकता है, नर और मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे इसका एक हम डायग्राम देख रहे हैं भाई, इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। यहां पर देखो, ये है मादा मक्खी और ये है नर मक्खी। मादा मक्खी होती है आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, और नर मक्खी होती है आकार में क्या होती है, छोटी होती है। तो इस प्रकार से नर और मादा को आसानी से क्या किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, अर्थात लिंग विभेदन आसानी से किया जा सकता है। तीसरा कारण यह था। तो तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण होता है लिंग विभेदन आसानी से संभव है।
चौथा कारण क्या बनता है हमारा? जैसे हम बोलते हैं कि मटर के पादप के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग लक्षण होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? अलग अलग लक्षण होते हैं। वैसे ही इस फल मक्खी के अंतर्गत भी बहुत सारे अलग अलग लक्षण होते हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है। तो जो चौथा कारण बना वो है फल मक्खी में अनेक लक्षण उपस्थित हैं जिनका अध्ययन संभव है, जिनका अध्ययन किया जा सकता है। तो ये हमारे हो गए हैं 4 कारण। और जो ये लक्षण जो हम देख रहे हैं, हमने देखा था जैसे मेंडल वाले जो मटर का पादप के ऊपर प्रयोग किए थे उसमें देखा था कि जो लक्षण थे उन्होंने विशेष रूप से 7 जोड़ी लक्षणों के ऊपर अध्ययन किया था। उसी प्रकार से यहां पर भी लक्षणों के ऊपर अध्ययन किया, और लक्षणों में अंतर भी होना चाहिए भाई, विपर्यासी लक्षण होना चाहिए, एक अलग लक्षण होना चाहिए, दूसरा अलग लक्षण होना चाहिए, और उनको हम आसानी से देख भी सके, ऐसे लक्षण होने चाहिए, उनमें आसानी से हम अंतर भी कर सके। तो विपर्यासी लक्षण है या जो विपरीत लक्षण है उनमें अंतर करना आसानी से क्या है? संभव है। हालांकि यहां पर जो मक्खी होती है उसके जो अंतर करने के लिए एक हमें सामान्य माइक्रोस्कोप की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। तो हमें किसी बहुत विशेष माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं है, सामान्य माइक्रोस्कोप की सहायता से भी हम इनके लक्षणों में आसानी से क्या कर सकते हैं? अंतर कर सकते हैं। तो देखो भाई, 5वां कारण क्या बना? फल मक्खी में विपर्यासी लक्षणों में सामान्य सूक्ष्मदर्शी या जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप द्वारा अंतर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो लक्षण है उनको भी आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। ये सारे के सारे कारण बने जिन्होंने मॉर्गन को प्रेरित किया किसके ऊपर? इस फल मक्खी के ऊपर अपने प्रयोग करने के लिए। मॉर्गन अपने प्रयोग कर क्यों रहे थे? उनका उद्देश्य क्या था? वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मॉर्गन है वो ये साबित करना चाहते थे कि जो लक्षण होते हैं उनकी जो वंशागति होती है वो वास्तव में किसके कारण होती है? क्रोमोसोम के कारण होती है। अब जब मॉर्गन अपने प्रयोग कर रहे थे तो उनको बहुत सारी चीजें और भी पता चली। मॉर्गन को अपने प्रयोगों से बहुत सारी चीजें और भी पता चली। मॉर्गन को पता चला कि जो लक्षण हैं वो क्रोमोसोम के द्वारा जाते हैं, लेकिन ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनकी संख्या है वो कम होती है, और जो जीन हैं जो लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं उनकी संख्या होती है ज्यादा। इसका मतलब यह हो गया है कि एक ही क्रोमोसोम पर, एक ही गुणसूत्र पर बहुत सारे जीन होते हैं वो उपस्थित होते हैं। बहुत सारे जीन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। उन्होंने ये बात बताई या उनको ये बात पता चली, और जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने 2 कंसेप्ट दिए। एक सहलग्नता का कंसेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं लिंकेज या सहलग्नता। आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह सहलग्नता क्या है, इसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं सहलग्नता एवं पुनर्संयोजन को। किसको समझने वाले हैं? सहलग्नता और पुनर्संयोजन को समझने वाले। क्या है भाई? देखो,
आपको थोड़ा सा दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि हम वंशागति के क्रोमोसोम में सिद्धांत को पढ़ चुके हैं और हमें पता होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम होते हैं या गुणसूत्र होते हैं वो वास्तव में लक्षणों की वंशागति करवाते हैं। जीन होते हैं वो उन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जीन होते हैं उनकी संख्या होती है अधिक, गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम की संख्या होती है कम। इसके कारण यह हो गया है कि एक ही गुणसूत्र पर, एक ही क्रोमोसोम पर इन जीनों की संख्या एक से क्या होती है, अधिक होती है। ये बात तो बिल्कुल सही। तो देखो भाई क्या बात है कि गुणसूत्र होते हैं क्या, गुणसूत्र बोल दो या फिर क्रोमोसोम बोल दो, इनकी संख्या क्या होती है, कम। जीन की संख्या होती है वो होती है ज्यादा। और इस पूरी बात से हमें एक बात का निष्कर्ष हमने निकाला, और वो निष्कर्ष हमने ये निकाला कि यदि गुणसूत्र कम है, जीन ज्यादा है, इसका मतलब यह हो गया है कि एक ही गुणसूत्र पर एक से अधिक जीन पाए जाते हैं। मतलब क्या हो गया, एक गुणसूत्र पर एक से अधिक जीन उपस्थित होते हैं, एक से अधिक जीन उपस्थित होते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें, यह हमारा एक क्या है, गुणसूत्र है। यह हमारा क्या है, एक गुणसूत्र। अब इस गुणसूत्र के ऊपर, एक ही गुणसूत्र के ऊपर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, जीन। जैसे इस गुणसूत्र पर एक जीन है, ये उपस्थित है। कौन सा जीन उपस्थित है, इसको हम बोल देते हैं जीन फर्स्ट। एक हमारा जीन है, ये उपस्थित है, इसको हमने बोल दिया जीन सेकंड। ऐसे इस गुणसूत्र पर बहुत सारे क्या उपस्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। एक ही गुणसूत्र पर जीनों की संख्या हजारों में होती है। एक ही गुणसूत्र पर जीनों की संख्या क्या होती है, हजारों में हो सकती है, सैकड़ों में हो सकती है। अब यदि हम देखें कि जब इस गुणसूत्र के द्वारा क्या होगी, वंशागति होगी। इस गुणसूत्र के द्वारा क्या होगी, वंशागति। मतलब ये गुणसूत्र है, नई कोशिका में जाएगा। किस में जाएगा, नई कोशिका में। तो इस पर उपस्थित सारे के सारे जीन हैं, वो भी कहां जाएंगे, नई कोशिका में जाएंगे। अब क्योंकि ये पूरा गुणसूत्र जाता है नई कोशिका में, तो इस कारण से इस पर उपस्थित जीन हैं वो भी साथ साथ जाते हैं। इस पर उपस्थित जीन हैं वो भी नई कोशिका में क्या जाते हैं, साथ साथ। इसका मतलब यह हो गया कि एक ही जो गुणसूत्र होता है, इसका मतलब क्या हो गया, एक ही जो गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होते हैं, उनकी जो वंशागति होती है वो एक साथ होती है। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होते हैं, उनकी जो वंशागति होती है वो कैसी होती है, एक साथ होती है। और ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, ऐसे जो जीन होते हैं इन्हें हम कहते हैं सहलग्न जीन।
ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? सहलग्न जीन कहते हैं। सहलग्न क्यों? क्योंकि ये दूसरे के साथ एक तरीके से जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये एक ही गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित है। तो इनकी वंशागति होगी वो भी एक साथ होगी। जबकि मेंडल बोल रहे थे कि जो जीनों की वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से हो यह हमेशा संभव नहीं। वो तभी हो सकती है यदि वो जीन अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित हो। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन होते हैं, उनकी वंशागति साथ होती है। ऐसे जीनों को हम क्या कहते हैं? सहलग्न जीन कहते हैं। और इस पूरी घटना को, ये जो जीन है इसको तो क्या कहते हैं? सहलग्न जीन। और सहलग्न जीन होते हैं, इनकी वंशागति होती है नई कोशिका में। सहलग्न जीनों की वंशागति, सहलग्न जीनों की वंशागति एक साथ होती है, एक साथ होती है। इसे सहलग्नता, इसे सहलग्नता कहते हैं। भाई सहलग्न जीनों की वंशागति एक साथ हो रही है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? सहलग्नता कहा जाता है। और ये सहलग्नता होती है वो ये दर्शा रही है, सहलग्नता ध्यान से सुनना, ये दर्शा रही है कि वास्तव में जो लक्षणों की वंशागति होती है वो किसके कारण होती है? गुणसूत्र के कारण होती है। तो ये गुणसूत्र के वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को क्या कर रही है? साबित कर रही है। ये सहलग्नता क्या साबित करती है? ये वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का समर्थन करती है। करती है कि नहीं करती? आप खुद ही बता दो। यह सहलग्नता तभी हो सकती है जब वंशागति किसके द्वारा हो? इस गुणसूत्र के द्वारा हो। अब इसका मतलब तो यह हो गया कि यदि कोई सहलग्न जीन है तो उनकी वंशागति हमेशा साथ साथ ही होगी, वो कभी अलग ही नहीं हो सकते। क्या ऐसा संभव है क्या? या इसमें भी कोई और चीज इन्वॉल्व हो सकती है? तो सहलग्न जीन हैं, इनकी वंशागति साधारणतया एक साथ ही होती है सामान्य तौर पर, लेकिन ये दोनों जीन हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कि अभी तो बोल रहे थे एक साथ होती है और अभी बोलोगे कि अलग अलग भी हो सकती है। वो अलग अलग कैसे हो सकती है वो समझना पड़ेगा हमें। अलग अलग कैसे हो सकती है उसको भी समझना पड़ेगा। देखो भाई, अलग अलग कैसे होगी, इसके लिए हमें पुनर्संयोजन को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? पुनर्संयोजन को समझना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेशन, इसे हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। उसको हम सहलग्नता को क्या कह रहे थे? इसको हम कह रहे थे लिंकेज। क्या कह रहे थे? लिंकेज। तो देखो पुनर्संयोजन क्या है, हमें यह तो पता चल गया है कि सहलग्नता क्या होती है, सहलग्न जीन क्या होती है। देखो ये आप ऐसे समझो कि ये हमारा एक गुणसूत्र है,
ये हमारा दूसरा गुणसूत्र। अब आपको लग रहा होगा कि पहले जो गुणसूत्र बनाया था उसमें हमने 4 भुजाएं बनाई थी, यहां पर जो गुणसूत्र बना रहे हैं इसमें हमने केवल 2 भुजाएं बनाई। तो गुणसूत्र होता है वो 2 भुजा वाले रूप में भी होता है और 4 भुजा वाले रूप में भी होता है। इस 2 से बाद में कितनी बनती है? 4। तो अल्टीमेटली ये समझो कि ये एक गुणसूत्र है और ये दूसरा गुणसूत्र है। और गुणसूत्र हमेशा किस में पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। कब? गुणसूत्रीय सिद्धांत में हमने बताया था कि गुणसूत्र किस में उपस्थित होते हैं? जोड़े में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से इन गुणसूत्रों को हम बोलते हैं समजात गुणसूत्र। इनको हम क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र। जो समजात गुणसूत्र होते हैं इनके ऊपर जो जीन पाए जाते हैं, समजात गुणसूत्रों के ऊपर जो उनके समान स्थान होते हैं उनके ऊपर जो जीन होते हैं वो एक ही जीन के रूप होते हैं, उन्हीं के रूप पाए जाते हैं। उन्हीं के क्या पाए जाते हैं? रूप। जैसे मैं देखूं तो मान लो इस गुणसूत्र के ऊपर एक जीन है और इस गुणसूत्र के ऊपर उसी का दूसरा रूप है, ये वाला रूप। जैसे आप समझो कि ये जो जीन है ये कैपिटल आर वाला है और ये स्मॉल आर वाला है। ये सेम ही जीन के रूप, लेकिन ये अलग अलग रूप है। सेम ही जीन के क्या है? अलग अलग रूप है। समान रूप भी हो सकते हैं। आर आर भी हो सकता है, कैपिटल आर भी हो सकता है, स्मॉल आर भी हो सकता है और कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है। मतलब एक ही लक्षण के लिए जो उत्तरदायी जीन होते हैं उस जीन के 2 युग्म विकल्पी पाए जाते हैं और ये दोनों युग्म विकल्पी होते हैं ये समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। किस पर उपस्थित होते हैं? समजात गुणसूत्रों पर। अब इन समजात गुणसूत्रों में एक घटना होती है जिसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर की घटना लैंगिक जनन में पाई जाती है। लैंगिक जनन होता है उसका जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, उसकी पूर्वावस्था होती है, उसकी एक उपावस्था होती है पेकाइटिन, उसके अंतर्गत ये क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। और जिसके कारण से ये जो जीन होते हैं समजात गुणसूत्रों पर ये एक दूसरे के साथ बदल सकते हैं। एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण ये जो दोनों गुणसूत्र होते हैं एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और इनके जीन होते हैं वो बदल भी सकते हैं। जैसे पहले इस गुणसूत्र पर ये स्मॉल आर था, इस वाले सफेद वाले गुणसूत्र पर ये कैपिटल आर था। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण से इनका जो संयोजन है, ये जो जीन है ये बदल सकते हैं। तो बदलने से क्या होगा? बदलने से क्या होगा? देखो जीन बदल सकते हैं और ये बदलने से क्रॉसिंग ओवर के कारण से एक नया संयोजन बने सकता है। क्या बन सकता है? नया संयोजन। मतलब इस गुणसूत्र का जीन इस पर चला गया, इस गुणसूत्र का जीन इस पर चला गया। तो इससे क्या होगा? मान लो इस गुणसूत्र पर कोई दूसरा जीन और था, इस गुणसूत्र पर यह जीन और था, यह हमारा फर्स्ट जीन था, यह हमारा सेकंड जीन था। इसी प्रकार से यहां पर एक जीन और था, यह हमारा थर्ड जीन था, यह हमारा फोर्थ जीन था। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण ये जीन बदल सकते हैं और बदलने से क्या होगा कि जो पूरी की पूरी संरचना है वो बदल जाएगी भाई।
तो यहां पर देखो क्या हो गया, ये हमारा कौन सा जीन था, 4th नंबर का, ये कौन सा आ गया हमारा, 1st नंबर का जीन आ गया, इधर हमारा कौन सा आ गया, ये 2nd नंबर का, और इधर कौन सा आ गया, 3rd नंबर का जीन। तो इस क्रॉसिंग ओवर की घटना के कारण जो जीन एक ही गुणसूत्र पर थे, जो सहलग्न जीन थे, अब देखो बदल गए, इनका कॉम्बिनेशन अलग बन गया, इनका संयोजन अलग बन गया। अगर ये पहले होता, अगर पहले की तरह इसका क्या होता, ये आगे वाली पीढ़ी में जाते तो एक साथ कौन से जाते, 1st और 2nd जाते, और क्रॉसिंग ओवर के बाद में जब इनका संयोजन बदल गया तब अगली पीढ़ी में साथ में कौन से जाएंगे, 2nd और 3rd जाएगा। तो कहने का मतलब यह हो गया कि ये साथ साथ भी जा सकते हैं, ऐसे के ऐसे भी जा सकते हैं, और क्रॉसिंग ओवर के कारण से ये बदलकर भी अगली पीढ़ी में जा सकते हैं। अगर ये ऐसे के ऐसे इनकी वंशागति होगी, ऐसे के ऐसे इनकी वंशागति होगी, तो इसको हम बोलेंगे जनकीय प्रकार। इसको हम क्या बोलेंगे, जनकीय प्रकार। जनकीय प्रकार क्यों बोलेंगे, कि जैसे माता पिता में थे वैसे के वैसे ही अगली पीढ़ी के अंतर्गत चले गए, ऐसी भी संभावना होती है। और ये बदलकर भी जा सकते हैं, किसके कारण बदलकर जा सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर के कारण बदलकर भी जा सकते हैं। और इस घटना को हम बोलेंगे, इनकी जब वंशागति होगी इसे हम बोलेंगे अजनकीय प्रकार। इसे हम क्या बोलेंगे, अजनकीय प्रकार। यह हमारा हो गया जनकीय प्रकार, ये अजनकीय प्रकार। तो इन सहलग्न जीनों की वंशागति होती है वो एक साथ भी हो सकती है, और इनकी वंशागति है वो अलग तरीके से भी हो सकती है। एक साथ होती है तब जनकीय बोलते हैं, अगर बदलने के बाद होती है तब उसे बोलते हैं अजनकीय प्रकार। और ये सब कुछ किसके कारण हुआ है, इस क्रॉसिंग ओवर के कारण से। इस क्रॉसिंग ओवर के कारण से जो ये बदला है संयोजन, इसी को क्या बोलते हैं, पुनर्संयोजन। इसी को क्या बोलते हैं, पुनर्संयोजन कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। सहलग्न जीन थे वो एक दूसरे से क्या हो गए हैं, बदल गए। तो कहने का मतलब यह हो गया कि जनकीय प्रकार होगा, जितना ज्यादा होगा पुनर्संयोजन का प्रकार उतना ही कम होगा। कहने का मतलब अजनकीय प्रकार उतना ही क्या होगा, कम में होगा। यह इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि यह सहलग्न जीन जितने पास पास होंगे, ये सहलग्न जीन जितने पास पास होंगे, इनके अलग होने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। सहलग्न जीन यदि पास पास होंगे तो इनके अलग होने की संभावना, इनके पुनर्योजन की संभावना होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और साथ रहने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि यदि ये फर्स्ट जीन यहां पर है, सेकंड जीन यहां पर होता है, तो ये एक ही गुणसूत्र पर है, सहलग्न जीन ही है, लेकिन इनके बीच की दूरी बढ़ गई, तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा पुनर्संयोजन की संभावना भी क्या हो जाती है, बढ़े जाती है। और इसके कारण से उस स्थिति के अंतर्गत आपके पुनर्संयोजन की संभावना जब बढ़ेगी तो अजनकीय प्रकार है उसकी प्रतिशत मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़े जाएगी। तो कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये सहलग्नता होती है वो ये दर्शाती है कि जो साथ साथ जीन है उनकी वंशागति साथ साथ भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। साथ साथ जब होगी तो वो सहलग्नता के कारण होगी, और अलग अलग होगी तो वो किसके कारण होगी, पुनर्संयोजन के कारण होगी। अगर दोनों सहलग्न जीन पास पास हैं तो उनकी वंशागति होने की संभावना साथ साथ होने की ज्यादा होती है। अगर वो दूर दूर हैं तो उनकी पुनर्संयोजन की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, इस पूरे सहलग्नता को, और साथ साथ में सहलग्नता के साथ साथ में इस पुनर्संयोजन की संभावना को हम दो उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। देखो भाई,
यहां पर आपके सामने दो क्रॉस के प्रकार हैं। एक में दिखा रखा है क्रॉस फर्स्ट या क्रॉस ए, और दूसरे में दिखा रखा है क्रॉस बी। और यहां पर दो अलग अलग चीजें दर्शा रखी हैं। यहां पर हमने एक मक्खी ली है, जो कैसी मक्खी है? मादा मक्खी। यहां पर हमने कैसी ली है? नर मक्खी। और ये किसका प्रयोग है? हमारा प्रयोग नहीं है, ये किसका प्रयोग है? मॉर्गन का प्रयोग है। मॉर्गन ने एक मादा मक्खी ली और एक नर मक्खी ली, और उसमें उन्होंने सहलग्नता को और पुनर्संयोजन को बताया। इसके साथ में उन्होंने दर्शाया कि कैसे सहलग्न जीनों की वंशागति होती। दो जीन जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, उनकी वंशागति कैसे होती। उनकी वंशागति मेंडल के अनुसार नहीं होती है। मेंडल बोल रहे थे कि दो जीनों की वंशागति होती है, वो स्वतंत्र रूप से होती है, लेकिन यदि वो सहलग्न जीन है तो उनकी वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार नहीं होती है। यह किसने दर्शाया? मॉर्गन ने। तो इन्होंने क्या किया? एक मादा मक्खी ले ली, एक नर मक्खी ले ली। मादा मक्खी में हमें पता है कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XX, नर मक्खी में ये होते हैं X और Y, X और Y। मादा मक्खी में इन्होंने दो ऐसे लक्षण चुने जो किस पर उपस्थित होते हैं? X गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, अर्थात ये लिंग सहलग्न वंशागति को दर्शाएंगे। कौन सी वंशागति को दर्शाएंगे? लिंग सहलग्न वंशागति को। अब इन्होंने कौन कौन से लक्षण लिए, ध्यान से सुनना। एक तो लिया इन्होंने, ये Y दिख रहा है आपको, Y है, ये है शरीर का रंग, शरीर का रंग, और Y का मतलब है पीला अर्थात येलो। शरीर का रंग कैसा है? पीला। और W दिख रहा है, वो है आंखों का रंग, आंखों का रंग। और ये W का मतलब है सफेद, श्वेत। श्वेत का मतलब हो गया व्हाइट। तो इन्होंने मादा मक्खी ली जिनका शरीर था वो कैसा था? पीला, और आंखें थी वो कैसी थी? सफेद। नर मक्खी जो ली उसमें शरीर का जो रंग था, शरीर का रंग वो कैसा था? भूरा। अब भूरे को कैसे दर्शाएं? भूरे को दर्शाने के लिए हमने लिखा है Y+। Y का मतलब था पीला, और ये Y+ का मतलब है भूरा। और ये प्लस का जो चिन्ह है ये प्रभावी लक्षण को दर्शा रहा है। प्रभावी का मतलब यदि पीला और भूरा साथ होगा, अगर पीला और भूरा दोनों साथ साथ हैं, Y और Y+ है, तो दिखाई कौन सा देगा? Y+ दिखाई देगा, भूरे वाला लक्षण दिखाई देगा। यह प्रभावी है। यहां पर W+ दिखा रखा है, कहने का मतलब आंखों का रंग, आंखों का रंग। W+ का मतलब है लाल। W+ का मतलब क्या है? लाल है। तो यहां पर दो लक्षण ले लिए हमने, पता है, एक तो शरीर का रंग ले लिया और एक आंखों का रंग ले लिया। और नर और मादा के बीच में क्या करवा दिया? संकरण करवा दिया। जब संकरण करवाएंगे तो कौन सी पीढ़ी बनेगी? F1 पीढ़ी बनेगी। संकरण के बाद में पहले कौन सी पीढ़ी बनती है? F1 पीढ़ी। तो ये हमारी हो गई कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। अब क्योंकि देखो ये जो मादा है इसमें ये X गुणसूत्र, ये X गुणसूत्र दोनों समान ही हैं, ये X गुणसूत्र और ये X गुणसूत्र दोनों समान ही हैं, तो इसका क्या करवा देते हैं? चाहे से दोनों में से कोई सा ही ले लो, एक बार इसके साथ संकरण करवा देते हैं और एक बार इसके साथ संकरण करवा देते हैं। संभावना तो यही बनेगी। चाहे से आप इसका भी कराओगे तो वैसी की वैसी संभावना बनेगी, क्योंकि ये दोनों तो क्या है? समान। तो F1 पीढ़ी में हमें दो प्रकार की मक्खियां मिलेंगी। कितने प्रकार की मक्खियां मिलेंगी? दो। कैसे भाई? एक तो यदि इसका संकरण किसके साथ हो? इसके साथ, तो ये मक्खी मिलेगी। और यदि इसका संकरण इसके साथ हो तो ऐसी मक्खी मिलेगी।
ये मिलेगी हमें मादा मक्खी और ये मिलेगी हमें नर मक्खी। अब देखो यदि इसका संकरण इसके साथ हुआ तो यहां पर देखो Y और Y प्लस आ गया, W प्लस आ गया। हमें पता है कि Y प्लस है ये प्रभावी है, W प्लस भी प्रभावी है। तो ये मादा मक्खी होगी, उसका शरीर का रंग कैसा होगा? भूरा। शरीर का रंग कैसा होगा? भूरा। और आंखों का रंग कैसा होगा? लाल। पता चल गया कि नहीं चल गया? भूरा लाल, भूरा लाल। और देखो यदि किसी मक्खी के शरीर का रंग भूरा हो, आंखों का रंग लाल हो, तो ऐसी मक्खी के प्रकार को कहते हैं वन्य प्रकार की मक्खी। कैसी मक्खी? वन्य प्रकार की, वाइल्ड टाइप, जो जंगलों में रहती है उस प्रकार की। और यदि इसका इसके साथ संकरण होगा तो देखो इसमें केवल Y और W ही है, ये Y गुणसूत्र, इस पर तो कोई जीन ही नहीं है इसका। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? पीला और सफेद। तो ये नर मक्खी, ये सामान्य प्रकार की होगी। तो F1PD के अंतर्गत, F1PD के अंतर्गत जो मादा हमें प्राप्त हुई वो वन्य प्रकार की प्राप्त हुई और नर हमें जो प्राप्त हुआ वो सामान्य प्रकार का प्राप्त हुआ। अब यदि दो लक्षणों की वंशागति के लिए हम F2PD को देखते हैं, कौन सी पीढ़ी को देखते हैं? F2PD को। तो F2PD में देखें तो अब देखो इस मादा के हमें दोनों के साथ संकरण करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग प्रकार का X है, ये अलग प्रकार का X है। तो इसका जब हम पहले किसके साथ करवाएंगे? इसके साथ, और इसका इसके साथ, फिर दोबारा इसका इसके साथ और ये इसका इसके साथ। तो 4 प्रकार की संभावनाएं बनेंगी। कितने प्रकार की बनेंगी? 4। और ये 4 प्रकार की संभावनाएं हैं, ये कैसी कैसी बन जाएंगी? पहले नंबर की ये बन गई, दूसरे की ये बन गई, तीसरे की ये बन गई और चौथे की ये बन गई। ये हमारी कौन सी पीढ़ी आ गई? F2PD। कौन सी पीढ़ी आ गई? F2PD। इसमें यदि आप देखोगे Y प्लस W के प्लस के साथ ही है, Y प्लस किसके साथ है? W प्लस के साथ। या Y है वो किसके साथ है? W के साथ। कहने का मतलब जैसे कि जैसे माता पिता के अंतर्गत थी वैसे के वैसे ही किसके अंतर्गत चले गई? संतति में। भाई ये दोनों जीन कैसे थे? सहलग्न जीन थे कि नहीं थे? क्योंकि एक ही गुणसूत्र पर थे। लेकिन ये जैसे कि जैसे माता पिता में हैं वैसे के वैसे ही किसमें चले गए? संतति में। Y हमेशा W के साथ रहा, Y प्लस हमेशा किसके साथ रहा? W प्लस के साथ। तो ये जो 4 प्रकार बने, ये जो 4 प्रकार, ये किस प्रकार के बने? जनक प्रकार के बने। किस प्रकार के बने? जनक। लेकिन क्योंकि पुनर्संयोजन भी संभव है, क्रॉसिंग ओवर भी तो हो सकता है, ये जीन बदल भी तो सकते हैं। कहने का मतलब है Y है वो Y प्लस से बदल जाए तो क्या हो? ये Y प्लस यहां चला जाए, ये यहां पर आ जाए, तो अलग प्रकार भी संभव है। तो अलग प्रकार संभव है तो 4 और संभावनाएं बनती हैं फिर इसकी। ये रही 4 संभावनाएं। ये पुनर्संयोजन के कारण बनी है। भाई ये तो देखो किसके कारण बनी है? सहलग्नता के कारण बनने वाली संभावना। ये किसके कारण बनी है? पुनर्संयोजन के कारण बनने वाली संभावना। देखो यहां पर लिखा है ना रिकॉम्बिनेंट टाइप। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये जीन बदल गए, जो जीन थे इस गुणसूत्र से इस पे चले गए, इससे इस पर आ गया। तो देखो ये Y प्लस था, ये इसके साथ आ गया W के साथ, और ये Y था, ये किसके साथ आ गया? Y वाला W प्लस के साथ आ गया। तो इस कारण से अलग प्रकार की क्या बन जाएगी? संभावना बन जाएगी। ये 4 प्रकार की संभावनाएं और बन सकती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सहलग्नता के कारण और पुनर्संयोजन के कारण से मेंडल जैसे लक्षण प्राप्त नहीं हुए। मेंडल के अनुसार F2PD में अनुपात क्या होना चाहिए था भाई? अनुपात होना चाहिए था 9:3:3:1। यही होना चाहिए था ना 2 लक्षणों की वंशागति के लिए। मेंडल तो बोल रहे थे इनकी वंशागति स्वतंत्र होती है, लेकिन ये लक्षण तो साथ साथ ही जा रहे हैं। तो ये किसके कारण जा रहे हैं? मॉर्गन ने बताया वो सहलग्नता के कारण जा रहे हैं। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वो किसके कारण होंगे? पुनर्संयोजन के कारण होंगे। आपको ये बात भी बताई मैंने
कि यदि वो दोनों जीन पास पास हैं तो उनकी सहलग्नता की संभावना ज्यादा होगी। देखो इसमें कितनी प्रतिशत संभावना है, 98.7% संभावना है। और रिकॉम्बिनेशन की संभावना केवल और केवल कितनी है, 1.3% संभावना है। मतलब ज्यादातर संभावना यह है कि ये 4 प्रकार बनेंगे, केवल 1.3% संभावना है कि यह वाला प्रकार बनेगा, पुनर्संयोजन वाला। हमने यह भी बताया था यदि सहलग्न जीन थोड़ा दूर दूर है, सहलग्न जीन दूर दूर है, तो फिर उनमें सहलग्नता की संभावना कम हो जाती है और पुनर्संयोजन की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसा मॉर्गन ने दर्शाया किसके द्वारा, एक दूसरे प्रयोग के द्वारा। यह रहा हमारा दूसरा प्रयोग। इसमें उन्होंने 2 लक्षण लिए। कौन कौन से लक्षण लिया, ये तो देखो किसका रंग है, आंखों का रंग। W का मतलब सफेद और W+ का मतलब है लाल। दूसरा लक्षण अब की बार उन्होंने जो लिया वो शरीर का रंग नहीं लिया, वो ले लिया किसका, पंखों का आकार। किसका आकार ले लिया भाई, पंखों का आकार। जिसमें छोटे के लिए शब्द काम में लिया मिनिएचर अर्थात M, और बड़े के लिए कौन सा शब्द काम में लिया, M+। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों जीन भी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, सहलग्न जीन है, लेकिन इनके बीच की दूरी देखो ज्यादा है, इनके बीच की दूरी देखो क्या है, कम। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों भी सहलग्न जीन है, ये दोनों भी सहलग्न जीन है। इनके बीच की दूरी कम है, इनके बीच की दूरी ज्यादा है। इस कारण इनके बीच में क्योंकि दूरी कम है, इस कारण सहलग्नता की संभावना कितनी है, 98.7%। इनके बीच की दूरी अधिक है, इस कारण सहलग्नता की संभावना केवल और केवल कितनी प्रतिशत है, 62.8%। कहने का मतलब इन दोनों जीनों के अलग होने की संभावना तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो गई है, रिकॉम्बिनेशन की संभावना बढ़ गई है। देखो रिकॉम्बिनेशन की संभावना कितनी हो गई, 37.2%। तो ये दोनों ही प्रयोग हैं, वो क्या दर्शा रहे हैं, पहली बात तो ये बता रहे हैं कि जो लक्षणों की वंशागति होती है वो वास्तव में किसके कारण होती है, गुणसूत्र के कारण। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि एक ही गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित जीन होते हैं उनको सहलग्न जीन कहते हैं, और उनकी वंशागति को हम क्या कहते हैं, सहलग्नता। तीसरी बात क्या बता रहे हैं कि साधारणतया सहलग्न जीन होते हैं उनकी वंशागति साथ साथ ही होती है, लेकिन क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है उसके कारण से इनके बदलने की भी संभावना रहती है। यदि 2 सहलग्न जीन ज्यादा पास पास में हैं तो उनके लिए सहलग्नता की संभावना होगी वो ज्यादा होगी, पुनर्संयोजन की संभावना कम होगी। लेकिन 2 सहलग्न जीन यदि दूर दूर हैं तो उनकी सहलग्नता की संभावना कम हो जाएगी और पुनर्संयोजन की संभावना बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली पूरा निष्कर्ष यही निकला है कि मॉर्गन ने इन प्रयोगों की सहायता से यह सिद्ध किया कि लक्षणों की वंशागति वास्तव में गुणसूत्र के कारण होती है और गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं, और यदि सहलग्न जीन है तो उनकी जो वंशागति होगी वो स्वतंत्र रूप से नहीं होगी, वो मेंडल के मेंडल के तीसरे नियम के अनुसार नहीं होगी। उसका जो वंशागति होगी वो थोड़ी अलग प्रकार से होगी। और इसी आधार पर मॉर्गन के जो शिष्य थे स्ट्रीवेंट, कौन से शिष्य थे, मॉर्गन के एक शिष्य थे, ऐसे प्रयोग कर करके स्ट्रीवेंट थे, उन्होंने ऐसे प्रयोग कर करके, कहने का मतलब एक ही जीन पर एक ही गुणसूत्र पर कौन कौन सी जीन है उनकी संभावनाओं को देख देख कर क्या बना दिया, गुणसूत्र पर जीनों के क्रम का
एक तरीके से मानचित्र बनाया। मानचित्र बना दिया। तो वो किस प्रकार से बना पाए? उन्होंने देखा कि कौन से में रिकॉम्बिनेशन की संभावना ज्यादा है, कौन से में सहलग्नता की संभावना ज्यादा है। अगर सहलग्नता की संभावना ज्यादा है इसका मतलब वो जीन पास पास में है। अगर पुनर्संयोजन की संभावना ज्यादा है इसका मतलब वो जीन दूर दूर है। और इस प्रकार से अगर दूर हैं तो उनके बीच की दूरी को अधिक दर्शाया, और इस प्रकार से वो एक ही गुणसूत्र पर कौन सा जीन कहां होगा, कैसे होगा, उनका क्रम कैसे निर्धारित किया, वो सब कुछ बनाया किसने? मॉर्गन का क्या है? शिष्य। मॉर्गन का क्या है? शिष्य। उन्होंने, जिसका नाम है स्ट्रीवेंट, उन्होंने ऐसा पूरा निर्धारित किया। तो इस प्रकार से मॉर्गन ने अपनी प्रयोग की सहायता से जो वंशागति है उसके क्रोमोसोमी सिद्धांत का क्या किया? प्रायोगिक प्रमाण दिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह प्रयोग है ये समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि सहलग्नता क्या है, आपको समझ में आएगा कि पुनर्संयोजन क्या है, आपको यह भी समझ में आया होगा कि सहलग्नता की संभावना जब ज्यादा होती है तो पुनर्संयोजन की संभावना कम होती है, और इसका उल्टा यदि सहलग्नता की संभावना कम होती है तो पुनर्संयोजन की संभावना बढ़ती। यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है ये पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ साथ में यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।